सरकार की नीति बड़ी स्पष्ट है। सरकार की नीति है कि हिंदुस्तान को प्रथम रखना है, परिवार को प्रथम नहीं रखना है। आपकी दिक्कत यह है कि आपको एक ऐसे व्यक्ति से दिक्कत है जो देश को आगे बढ़ा रहा है, जिसको देश का समर्थन आप ये बताइए कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, बट वो राहुल गांधी की तरह वहां जाके देश की बेइज्जती तो नहीं करेंगे। प्लीज डेमोक्रेसी पर सवाल नहीं उठाएंगे। क्या बात करते हैं सर आप? मनमोहन सिंह को बतौर प्रधानमंत्री क्या छवि के उनके साथ कॉम्प्रोमाइज आपकी खुद की पार्टी ने नहीं किया? उसका एक उदाहरण करते हैं, आर्गुमेंटेशन चाहिए। यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पर्सपेक्टिव बता रहे हैं। आप सब उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बता दे रहे हैं, तो आप हमें सोर्स बता दीजिए कहाँ से पढ़ते हैं, जिससे हम आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ना लगे। पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए हमेशा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला है। आप किसी पर बात करें तो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नहीं है। अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें तो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो सोर्सेज बता दीजिए कहाँ से पढ़े हैं। देखिए, मूल सवाल जो पूछे गए, जम्मू कश्मीर में 50 सांसदों को यूएस के लेकर आते हैं, क्या दिखाने के लिए लेकर आए थे भाई? क्या अत्याचार हो रहे हैं? एनसीआर भी क्या पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके शासनकाल में नेपाल भी हमसे दूर हो गया। पहले प्रधानमंत्री हैं कि सारे पड़ोसी नाराज हैं। पहले प्रधानमंत्री हैं कि हमारी विदेश नीति को छोड़कर दूसरों के देश में जाकर वहां पर उनकी राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। और उसके बाद फिर जो बाइडेन जब अपना इलेक्शन का मैनिफेस्टो लेकर आते हैं तो 2.5 पेज हिंदुस्तान के अगेंस्ट लिखते हैं। जम्मू कश्मीर के ऊपर पूरा चैप्टर हिंदुस्तान के अगेंस्ट लिखते हैं, क्योंकि आप नमस्ते ट्रंप करते हैं, क्योंकि आपको वहां कुछ गुजरातियों की वोट देनी है और गुजरात आपको जीतना है। विदेश नीति आपने अडानी नीति बना दी। पहले देश के प्रधानमंत्री जो व्यापारी को साथ में बैठाकर ठेके दिलवाते हैं, कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं रहा। छोटे छोटे देशों को दबाकर आप दूसरे व्यक्ति को बिजली के ठेके दिलवाते हैं। श्रीलंका से बांग्लादेश थे। ये विदेश नीति है आपकी। ठीक है, कभी भी रशिया और पाकिस्तान ने जॉइंट एक्सरसाइज मिलिट्री की नहीं की। पहली बार मोदी जी के शासनकाल में हुआ। ये जो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे और एक सबसे बड़ा जो दुश्मन देश था, वो दोनों मिल गए और मोदी जी क्लीन चिट देते रह गए। ठीक है, जवाब दीजिए आलोक जी। गले में निराशा से भरे मन से जब भी आप वक्तव्य देंगे तो ऐसे फुलझड़ी और अच्छे अच्छे शब्द निकलेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, 10 साल में हम कहां से कहां बदले, उसका एक उदाहरण देता हूं आपको। नरसिम्हा राव की एक किताब थी, उन्होंने अपने जीवन में किताब लिखा, उसमें एक लाइन लिखा था, अब मुझे किसी का डर नहीं है क्योंकि जॉर्ज बुश मेरे पीछे खड़ा है। ये नरसिम्हा राव की लाइन है, मेरे लाइन नहीं है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। ये थी विदेश नीति उस समय की। और आज की विदेश नीति है कि ना हम आंख झुका के बात करते हैं, ना आंख उठा के बात करते हैं, हम आंख मिला के बात करते हैं। और आज हमारे शर्तों पर हिंदुस्तान की शर्तों पे सारे देश एग्रीमेंट करते हैं। ये कहते हैं नेपाल से संबंध खराब हो गए। अभी 10 दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री ने क्या कहा इसी हिंदुस्तान में आके कि आज नेपाल और भारत के जो संबंध बने हैं उनकी सबसे बड़ी वजह है कोई तो मोदी जी है। और आज नेपाल अपने संबंध मजबूत करना चाहता है। ट्रेन चल रही है नेपाल से भारत की, जिसका उद्घाटन हुआ है, कहते हैं नेपाल से संबंध खराब हो गए। बांग्लादेश को हम बिजली दे रहे हैं, पड़ोसियों से हमारे संबंध खराब होंगे तो हम बिजली मांगेंगे। आज की तारीख में विदेश नीति में जितनी मोदी जी की पकड़ है, अगर उतनी पकड़, उसका 10% भी पकड़ कांग्रेसियों को होती तो देश का नक्शा कब का बदल गया। छोटा उत्तर दूंगा, असफल विदेश नीति किसी प्रधानमंत्री एक बस जवाब दे दूं। ये चीन बार बार कह रहे हैं कि चीन को हमने क्लीन चिट दे दी। गलवान युद्ध में सबसे ज्यादा हमारे 20 भारतीय सैनिक जवान जब शहीद हुए थे, तब इनके वक्तव्य क्या थे? उस वक्त कोई आदमी शायद यहां चीनी राजदूत के साथ डिनर कर रहा था, चाउमीन खा रहा था। वो सही नीति है कि हमारे देश के जवानों ने जब चाइना को मारा, उस वक्त ये कहते थे कि चाइना ने हमारी जमीन हथिया। कोई आदमी कौन? इनके नेता माननीय राहुल गांधी चाउमीन खा रहे थे राजदूत के साथ। मैं कहना चाहूंगा, अब नाम ये खुद ही लेंगे। अब हमारी सुनिए, अब एक मिनट बीच में बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। सरकार की नीति यही है। सरकार की नीति, एक मिनट, सरकार की नीति बड़ी स्पष्ट है। सरकार की नीति है कि हिंदुस्तान को प्रथम रखना है, परिवार को प्रथम नहीं रखना है। आपकी दिक्कत यह है कि आपको एक ऐसे व्यक्ति से दिक्कत है जो देश को आगे बढ़ा रहा है, जिसको देश का समर्थन। आप ये बताइए, हमारे साथ आर्मी के एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या अमेरिका ने आज तक किसी भी हथियार को नाटो देशों के अलावा किसी को दिया है? पहली बार हमको ड्रोन दे रहा है, पहली बार हमें अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी दे रहा है। क्यों? इसे क्योंकि उसको भी इच्छा है कि भारत से संबंध मजबूत हो और भारत से बराबरी का संबंध मजबूत हो, जो भारत के हित में है। लेकिन आपको दिक्कत यह है कि मोदी के विरोध में आप भारत के हितों को भी अनदेखा कर देते हैं। ये बोलते हैं तो कोई तो कारण है जो अमेरिका कर रहा है। बेसिक कारण क्या है इसमें? ये सब आपको लग रहा है एक दिशा में बढ़ रहा है? अगर एरिक गारसेटी जो यूएस एम्बेसडर टू इंडिया है, वो अजीत डोभाल की प्रशंसा से कर रहे हैं, तो ये भी इसके पीछे भी एक वजह है। टोटली कोई एम्बेसडर वो भी अमेरिका का ऐसे कोई लूज शब्द नहीं बोलते। ओके, हर चीज प्लान होती है। पॉइंट इज, अमेरिका को इस समय भारत की जरूरत है, चाहे हमें भी बहुत जरूरत है। अमेरिका को जरूरत है। एक बहुत की प्रॉब्लम आ गई अमेरिका को इस समय, जो दुनिया में जंग चल रही है ना सारी, अमेरिका के अपने वेपन का स्टॉक कम होता जा रहा है। वो यूक्रेन को भेजे जा रहे हैं, नेटो कंट्रीज के पास भी जो वेपन्स म्यूनिशंस थी वो दिए जा रहे हैं, कम होती जा रही है अमेरिका के पास, राइट। उसके अलावा आने वाले वक्त में ताइवान को सामान भेज रहे हैं, और आने वाले 5-6 साल में अमेरिका चाइना या चाइना ताइवान का एक बहुत बड़ी जंग होने के चांसेस हैं, जहां तक अमेरिकन इंटेलिजेंस पूरा सोचती है। अमेरिका के पास ये वेपन्स और एमुनिशन नहीं है। अमेरिका का डिफेंस इंडस्ट्री बेस खत्म हो गया, काफी है बड़ा, बट पिछले 30 साल से अमेरिका ने सोचा नहीं था कभी बड़ी जंग होगी। तो अमेरिका के पास इंडस्ट्रियल बेस नहीं है। अब अमेरिका क्या सोच रहा है कि इंडिया को मैं अपनी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री बना दूं डिफेंस के लिए फटाफट। अब अगर इंडिया को डिफेंस फैक्ट्री बनानी है तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, हमें हाईटेक देंगे। तो ये अमेरिका का सेल्फ कोर इंटरेस्ट है। ठीक, आप सवाल पूछिए। सर मेरा आपसे सवाल है, आपने बोला था, कहते हैं इंदिरा गांधी जी ने क्या कहते हैं आंख से आंख मिला के यूएस को बोला था कि आप ऐसे कीजिए, बट जब क्रायोजेनिक इंजन इंडिया में आया था तब भी यूएस ने हमको और यूएस के स्पाइस ने हमको रोका था क्रायोजेनिक इंजन को इंडिया में लाने से। तो तब कहाँ गई थी कांग्रेस पार्टी? तब कहाँ उनका डिप्लोमेसी गई थी जब क्रायो इंजन इंडिया में नहीं आ पाया? देखिए, चाहे वो परम 10,000 कंप्यूटर रहा हो, चाहे क्रायोजेनिक इंजन रहा हो, और चाहे पोखरण परीक्षण के बाद तमाम तरह के न्यूक्लियर के वेपन्स और न्यूक्लियर पावर के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए उसके ऊपर प्रतिबंध रहे हो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से लड़ाई लड़के उन लड़ाइयों को जीता है। आज हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन भी है, मौसम को पहचानने के लिए एनसो इंडेक्स को पढ़ने के लिए परम 10,000 भी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी यूएस से आई। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हमारा रशिया यूएस से अच्छा दोस्त हमेशा रहा, वो हमारे हाथ से निकल गया।
ये सरकार का बहुत ठीक है, बड़ा इस पर मैं जवाब failure दूंगी आपसे, लेकिन पहला मैम मेरा कांग्रेस से सर से क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि पीएम एटलीस्ट कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, बट वो राहुल गांधी की तरह वहां जाके देश की बेइज्जती तो नहीं करेंगे, एटलीस्ट डेमोक्रेसी पर सवाल नहीं उठाएंगे। एक बात नहीं, मैं उत्तर देता हूं। कांग्रेस से सवाल पूछा, देखिए और बहुत सीधा प्रश्न है लोकतंत्र पर। हाँ, बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जो राहुल गांधी को बदनाम करने में हजारों करोड़ ये रुपए भी खर्च उसका करता हिस्सा है। मैं नहीं कह रहा ये हिस्सा है, ये इसका पार्ट बन गई है। बन गई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चला रहे हैं ना लोग, और ये पढ़ रहे हैं। मैं इनसे अभी पूछता हूं, राहुल गांधी जी ने कौन सी बात ऐसी कही यूएस में जिससे देश की बदनामी हुई, एक बताएं। सर कांग्रेस ने बोला था कि हमारे देश में लोगों को सही सम्मान नहीं मिलता है और गरीबी इतनी ज्यादा है, हर चीज को लेकर उन्होंने बहुत गलत वे में बोला था, सीधा मुझे सीधा केवल ये बताइए, लॉ के गरीबी के ऊपर आंकड़े, उन्होंने क्वेश्चन गरीबी के किया था। आंकड़े हिंदुस्तान की वेबसाइट पे नहीं? नहीं, मैं कह रहा हूं क्या वेबसाइट पर हिंदुस्तान के नहीं है? क्या नीति आयोग की वेबसाइट पर नहीं है? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कमाल है, ब्रेन वॉश करो लोगों लोकतंत्र का। पर राहुल गांधी ने क्या मैं कहा फिर था? कहूंगा लोकतंत्र के ऊपर, कैम्ब्रिज में। मैं फिर कहूंगा नहीं, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, अरे उसी भाई, तरह जो असद एक लश्कर बात बताइए, लोकतंत्र पर अत्याचार हो रहा है या मुसलमानों पर नहीं हो रहा है? आप जम्मू कश्मीर में 50 सांसदों को यूएस के लेकर आते हैं, क्या दिखाने के लिए लेकर आए थे भाई? क्या अत्याचार हो रहे हैं वो एनसीआरबी के आंकड़ों में नहीं दिख रहा है? मॉब लिंचिंग की न्यूज क्या अमेरिका में नहीं पढ़ी जा रही? अरुण जेटली साहब का स्टेटमेंट शायद इस बच्ची ने, छोटी बहन ने नहीं पढ़ा होगा। उन्होंने और ना हमारे पास मार्केटिंग करने वाला मीडिया था। आज मीडिया उनके पास है जो मार्केटिंग एक करता है। लाइन मैं फिर कहूंगा बोल लेंगे। 9 साल में क्योंकि एक अगर एग्रीमेंट अंदर झांक बताइए। लिए होते तो अपनी मार्केटिंग या अपनी छवि खुद बना ली होती। आलोक जी, आपके साथ यही सुनिए ना, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस पार्टी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। कांग्रेस पार्टी को खुद लड़नी हर- होगी। हर किसी को अरे अपनी मैं लड़नी सुनिए, होगी। खुद नहीं, हाँ। मैं वही कह रहा हूं। हाँ। लेकिन मीडिया को हम लोकतंत्र का चौथा हिस्सा कहते अरे हैं। मनमोहन इसको सिंह भूल जब जाते हैं फिर अब कि मीडिया अब लोकतंत्र का चौथा बिल्कुल, हिस्सा और वो नहीं स्तंभ है। खड़ा है, कांग्रेस आपके को लिए विपक्ष को झुकेगा अपनी नहीं। लड़ाई खुद लड़नी आपके लिए होगी, झुकेगा ये नहीं, मीडिया याद कह रहा है। रखिएगा। अरे ये सारे बच्चे जो आ रहे हैं उन सबका व्हाट्सएप कह रहे हैं, मीडिया को लेकर प्रश्न कभी कांग्रेस पर भी प्रश्न मैंने उठाइए फिर कहा, कि आखिर मनमोहन सिंह को लेकर क्या आपकी पार्टी के अंदर ही उनके कद मैं को ऊंचा बताता नहीं हूं, होने मैं दिया छोटा सा गया? उत्तर, छोटा सा मनमोहन उत्तर सिंह को क्या मैं डरा छोटा कर सा- रखा आप लोगों ने? मैं छोटा सा उत्तर दिग्विजय देता सिंह का एक बयान सुनाती हूँ, फाड़ के 2 सेंटेंस होने चाहिए। क्या बात करते हैं सर आप? मैं छोटा मनमोहन सा- सिंह को बतौर प्रधानमंत्री क्या छवि के उनके साथ कॉम्प्रोमाइज आपकी खुद की पार्टी ने नहीं किया? उसका एक क्या उदाहरण- बात करते हैं देखिए, आलोक मुझे जी? लगता है मैं जो कह रहा था कुछ सवाल वो अंजना जी ने प्रूव कर दिया। नहीं, बिल्कुल दिग्विजय सिंह प्रूव साहब कर ने दिया कहा कि है। किस तरफ है। दिग्विजय सिंह कहीं नहीं प्रूव किया। मैं फिर कह सवाल रहा- बता रही हूँ, आईना मैं जो दिखा कह रही रहा था वो सच हूँ, प्रूव। आईना अब मैं दिखा छोटा रही सा हूँ, उत्तर आईना दिखा रही हूँ आलोक जी। सर मेरे को आपसे एक रिकमेंडेशन चाहिए। यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, आप सब उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बता दे रहे हैं, तो आप हमें सोर्स बता दीजिए कहाँ से पढ़ के आए जिससे हम आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ना लगे। पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए हमेशा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला है, आपके फेवर में बात करें तो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नहीं है। अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे तो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो सोर्सेज बता दीजिए कहाँ से पढ़े हैं। देखिए, मूल सवाल जब पूछे गए, ग्रीन रेवोल्यूशन पे पूछा गया, मैंने उसका सीधा उत्तर दिया कि मोदी साहब का हरित क्रांति में, श्वेत क्रांति में, किसी में, पिंक रेवोल्यूशन में किसी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन परसेप्शन ऐसा है कि देश के अंदर अनाज के भंडार मोदी जी ने भर दिए। इसलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी किताबें पढ़ा करो, पता चलेगा हिंदुस्तान का इतिहास क्या है। 2014 के बाद हिंदुस्तान नहीं बना, 2014 से पहले भी हिंदुस्तान था। हमारे माताजी, पिताजी ने, हमारे दादाजी ने कह रही एनसीईआरटी पढ़ के हमारी ये पर्सपेक्टिव आया है। एनसीईआरटी में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के चैप्टर पढ़ना। मोदी सर जी एनसीईआरटी के में सब पढ़ा है, लेकिन पूर्वजों का इंडियन नाम भी नहीं मिलेगा पर्सपेक्टिव कहीं। अगर आप एनसीईआरटी की बात करें तो आप पूरा ओवरव्यू देखिए ना। एनसीईआरटी में इंडियन पर्सपेक्टिव से कहां तक कितनी हिस्ट्री लिखी गई चलिए है। ठीक है, अगला प्रश्न।